नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जाति पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने जनवरी 2002 में अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया। कांग्रेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी मोड़ घांची जाति के हैं, जो कभी अगड़ी हुआ करती थी। आपको बता दें कि मोदी की जाति को लेकर विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि प्रियंका गांधी ने मोदी पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मोदी ने इसे पिछड़ी जातियों का अपमान बताते हुए चुनावी मुद्दा बना दिया। ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अब यही कहा जा रहा है कि मोदी चुनाव के आखिरी चरण में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जाति का कार्ड खेल रहे हैं और जाति को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर है मोदी। तो वाराणसी का रण बेहद जटिल होता जा रहा। विरोधी अलग अलग मुद्दों पर मोदी को घेर रहे हैं और इस बार विपक्ष को मोदी को घेरने का नया हथियार मिला है और वो हथियार है मोदी की जाति। बहस भले ही नीच राजनीति से शुरू हुई हो, लेकिन अब ये ऊंची और नीची जाति पर आकर थम सी गई है। कांग्रेस कहती है कि मोदी अगड़ी जाति से आते हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस के दावे को नकार रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस का दावा सही है तो क्या महज वोट बैंक के लिए मोदी खुद को पिछड़ी जाति का बता रहे हैं? मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? आप मुझे बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? कोई मुझे बताए, मैंने नीची जाति में पैदा होकर के कभी किसी जाति पर नफरत की है क्या? किसी बड़े बुजुर्गों का अपमान किया है क्या? मैं हैरान हूं, मुझ पर इतना बड़ा गंदा आरोप लगा दिया गया। किस जाति से आते हैं मोदी? ऊंची जाति से या नीची जाति से? उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में दिया गया मोदी का ये वही बयान है जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। मोदी ने प्रियंका के नीच राजनीति के बयान पर पलटवार करते हुए खुद को नीची जाति का बताया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मोदी नीची नहीं बल्कि ऊंची जाति से आते हैं। मोदी जब पैदा हुए तब या बड़े हुए तब कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। नरेंद्र मोदी की जाति है मोड़ घांची। मोदी मोड़ घांची है, माने वैश्य तो है ही, अपर कास्ट तो है ही, पर उसमें भी ज्यादा पैसे वाले जो परिवार थे उसमें से आते थे। कांग्रेस का मोदी पर आरोप। अपनी ताकत के सहारे मोदी ओबीसी में शामिल हुए। कांग्रेस ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने जनवरी 2002 में अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करवाया। कांग्रेस का दावा है कि मोदी मूल रूप से मोड़ घांची हैं, जो काफी ऊंची जाति है। हालांकि गुजरात सरकार ने सफाई दी है कि मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं। कांग्रेस के दावे को नरेंद्र मोदी के बड़े भाई ने भी खारिज किया है। नरेंद्र भाई को 23 मई 1995 में कलेक्टर महसाना के वहां से ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये कोई मैन्युपुलेटेड बात नहीं है। हमारे पास ये सभी आधार के पत्र है, जो पत्र हम आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं, और यही बात को उजागर करने की आवश्यकता है कि ताकि देश की जनता जाने कि ये लोग ये चुनाव के समय में लोगों को गुमराह करने के लिए इतना गलत बातें, झूठी बातें कहकर लोगों का और हमारे समाज का बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेस के दावे के बाद बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस ये मजहब और जाति की राजनीति से कब निकलेगी? मोदी का काम देखिए और जो भारत के भविष्य के लिए उनकी योजना है, सपना है, उसको देखिए। मोदी की जाति कौन सी है, ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए, ये हमारी समझ से बाहर है। पार्टी इतनी हताश हो गई है, कभी स्नूप गेट, कभी इशरत जहां, कभी पूरे प्रचार को रोकने की कोशिश करना, कभी नीच राजनीति का दर्द, और अब आ गए जात पर। मैंने कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, इतनी घबरा गई है?
ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मोदी जी की पिछड़ी अति पिछड़ी जाति को 1994 में ही कांग्रेस की सरकार के समय में पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया गया था। कांग्रेस बखूबी जानती है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटालों ने उनकी साख पर बट्टा लगा रखा है। दूसरी तरफ युवाओं में मोदी को लेकर जो जोश है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि कांग्रेस रह रहकर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, लेकिन विकास से शुरू हुई राजनीति अब जाति पर आकर टिक गई है। धर्म और जाति का सियासत में घालमेल नया नहीं है, लेकिन चुनाव के आखिरी चरण में जिस तरह मोदी की जाति को मुद्दा बनाया गया है, उससे साफ है कि सियासतदानों का राजनीतिक हथकंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो बीजेपी कांग्रेस के दावे को खारिज कर रही है और इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी पर हमला किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ये मांग की है कि मोदी देश से माफी मांगे। मोदी जी खुद गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद 1 जनवरी 2002 को वही नोटिफिकेशन अपना निकालते हैं कि गुजरात सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि अब मोद गाची जो है वो भी ओबीसी के अंदर है। तो मैं समझता हूं ये सारे के सारा अगर आप सिलसिलावार डेट वाइज ये सारी की सारी चीजें देखें तो शक्ति सिंह गोहिल जी बिल्कुल सही कह रहे थे और हम उनकी बात को बिल्कुल हम इन सब तथ्यों के आधार के ऊपर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब चुनाव का आखिरी चरण जैसे जैसे संपन्न हो रहा है वैसे वैसे कास्ट पॉलिटिक्स एक तरीके से कहें कि पूरी तरीके से हावी है और फिलहाल जाति पर ही केंद्रित हो गई है हमारी राजनीति, चुनावी महासमर जो है। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी आपके पास आना चाहेंगे। चलिए हम इस जाति के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहला मेरा ये सवाल है कि आखिर क्यों मोदी की जाति को फिलहाल मुद्दा बनाया जा रहा है? तमाम बातों को छोड़कर बहुत सारी बातें हैं जिन्हें केंद्र में रखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त पूरी पॉलिटिक्स जात की तरफ घूम गई है और मोदी की जाति को क्यों कांग्रेस मुद्दा बना रही है? देखिए, अगर आप देखें तो ये बात प्रारंभ की है मोदी जी ने स्वयं। आप अगर देखें तो प्रियंका जी ने ये कहा था कि नीची राजनीति नहीं करना चाहिए, उसमें जात जोड़ दी नरेंद्र मोदी ने। बात अगर नीचता की देखें तो नीचता एक आदमी का स्वभाव है जी, और नीच व्यक्ति चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति का हो अपने स्वभाव से नीच कर्म कर सकता है। बिल्कुल बात वो चालू हुई थी और उसमें जात को सम्मिलित किया है मोदी जी ने। वो जो उन्होंने जात को सम्मिलित करके घोर अपराध किया है और यही उन्होंने मुद्दा बना दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं दयनीय दिखूं। हार रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनकी जमीन खिसक रही है, उन्हें मालूम है कि हमारी पराजय निश्चित है। तो अब ओबीसी कार्ड खेलूं, नीची जाति की बात करूं, धर्म की बात करूं, विकास तो भूल गए, क्योंकि विकास का जो मॉडल उन्होंने गुजरात का प्रस्तुत किया था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल, तो आपको ये लगता है रवि जी तो चल नहीं रहा कि कांग्रेस को तो जब वो विकास का नरेंद्र मोदी की सच्चाई क्या है, उनकी जाति की सच्चाई क्या है, इसको साफ करना बहुत जरूरी था। इसीलिए यही मौका जो था वो ज्यादा सही लगा कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी जात का पिछड़ी जाति से होने का दावा करते हैं तो उस दावे को गलत ठहराया जाए, ये मौका ज्यादा सही लगा। नहीं, आप अगर देखें तो मोदी जी विगत 15 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं किस जाति का हूं, कभी नहीं कहा कि मैं ओबीसी का हूं, और कभी भी उन्होंने अपनी जात को परिलक्षित नहीं किया, आम नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। और आज जब उनके ऊपर भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के ऊपर ओछी राजनीति करना, उनके अपमान करने का जब आरोप लगा और जब उन्होंने वो ये घृणित कृत्य किया, तब वो पूरी तरह से
कटघरे में खड़े हो गए थे, और कटघरे में जब खड़े हो गए तो मैं करूं क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, एक झूठ को बोलो, जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। जी चलिए रवि जी, आपके पास आते हैं। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल करते हैं। अशोक जी, अब कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि मोदी अगड़ी जाति के हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने जनवरी 2002 में अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया। हालांकि यहाँ पर अगर रविशंकर प्रसाद की बात करें तो वो जरूर कह रहे हैं कि 1994 में ही कांग्रेस की सरकार ने इस जाति को ओबीसी में शामिल कराया था। अभी ये तो जांच की बात है। फिलहाल ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो ये दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी अगड़ी जाति के, उनके दावों में कितना दम है? क्या वो सही बात कह रहे हैं? देखिए पूजा जी, पहले तो अभी रवि सक्सेना जी बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भारत रत्न को मोदी जी ने ऐसा शब्द कहा। भारत रत्न राजीव गांधी थे, वो इसलिए थे कि देश के प्रधानमंत्री थे। वो प्रियंका गांधी के पिताजी भारत रत्न नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कही नीच शब्द एक स्वभाव है। नीच शब्द भारतीय संस्कृति में गाली है, और आप चाहे उसको जिसको भी बोलेंगे, अगर आप नीच कहते हैं तो उसको एक गाली माना जाता है। दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि विकास का नहीं है और विकास का मॉडल नहीं है, सुशासन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप मित्र ज़्यादा इंतज़ार करिए मत, अब तो ज़्यादा दिन का इंतज़ार भी नहीं रह गया। आज मुझे लगता है 6 या 7-8 दिन बच गया है। उस दिन आपको पता लग जाएगा किसकी क्या स्थिति होने वाली है। और पूजा जी, एक स्पष्ट बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी न नीच स्तर की बात करती है, न नीच स्तर की राजनीति करती है, न किसी को अपमानित करती है। ईमानदारी से एक बात बताइए, ईमानदारी से एक बात बताइए, प्रियंका गांधी ने जो बातें कही थी, कोई भी विवेकपूर्ण आदमी अगर उस बात को सुनता तो वो यही कहता कि वो नीची अगर वो बात कह रही हो तो जाति से संबंधित नहीं था, बल्कि उनकी राजनीति से संबंधित वो बातें थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस मुद्दे को उठाना था, पिछड़ी जाति का काट खेलना था, इसीलिए इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया गया और इस पर इसे चुनावी मुद्दा बनाकर अपना दांव खेल दिया नरेंद्र मोदी ने। पूजा जी, आप एक बात देख लीजिए, ये विषय कहाँ से उठता है? ये विषय ये उठता है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम लोगों को नीचा दिखाते हैं। सोनिया गांधी जी का ये बयान आया था कि हम लोगों को इस तरह की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। हम नीचा दिखाने की राजनीति नहीं करते हैं। नीचा दिखाने की राजनीति जो बात विषय आया था, उसमें मोदी जी ने एक उदाहरण दिया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कि जब राजीव गांधी जी देश के कांग्रेस आई के राष्ट्रीय महामंत्री थे, और जब वो वहां गए थे तो वहां पे एयरपोर्ट पे रिसीव करने वहां के मुख्यमंत्री आए थे, और सरेआम उन्होंने एयरपोर्ट पे सबको डांटा, और मुख्यमंत्री को ऐसा डांटा कि मुख्यमंत्री वहां पर रो पड़े। तो उन्होंने कहा कि ये अपमानित करने का स्वभाव हमारा नहीं है, जबकि ये राहुल गांधी के पिताजी जो इनसे भी कम उम्र के थे, ये उनका था। इसमें नीच शब्द कहाँ से आया? हमने एक व्यवहारिक तौर पे जो उन्होंने किया था वो हमने प्रस्तुत किया था कि हम किसी को अपमानित नहीं करते हैं। अपमानित की जो शैली है वो कांग्रेस की है। इसमें नीच शब्द कहाँ से आ गया जो प्रियंका जी ने यूज किया? आप देखिए, आप भी पढ़ी लिखी हैं, बाकी सब लोग जानते हैं नीच शब्द गांव या देहात में कहीं पे किसके लिए यूज होता है, आप समझ सकती हैं। और राजनीतिक भाषा में अब ये चीजें आप देख लीजिए, इन्होंने अगर मोदी जी ने एक बार कह दिया कि प्रियंका गांधी मेरी बेटी की तरह है, तो इस पे ये कहना क्या आवश्यकता है कि भाई मैं तो राजीव गांधी की बेटी हूँ, बाकी किसी का नहीं। तो फिर बाद में मोदी जी ने भी तो ये साबित किया कि मैंने प्रियंका गांधी को बेटी नहीं कहा था। ये तो इस पर हम आएंगे। गांधी परिवार के तरफ से जहर की खेती कहना, मौत का सौदागर कहना। अरुण जेटली जो बात कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। कांग्रेस का जो दावा है उस पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने हमला किया है। अरुण जेटली का ये आरोप है कि मोदी की कास्ट को 1994 में ओबीसी में जोड़ा गया था। 1994 में जो मंडल कमीशन वाली सूची है उसमें भी सन 2000 में जोड़ा गया। दोनों बातें हुई मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने से कहीं पहले। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर परेशान ना हो, और ओबीसी जातियां जब जुड़ती हैं तो वो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर जुड़ती हैं, वो पाप नहीं होता। ओबीसी को जोड़ना कांग्रेस पार्टी अगर पाप मानती है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जी, रवि जी के पास चलेंगे। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? अरुण जेटली जिस तरीके से वो भी यही कह रहे हैं कि 1994 में ही इसे ओबीसी में शामिल किया गया था और उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी, क्या कहेंगे आप? मैं पूजा जी आपसे ये कि इस मुद्दे को जबरन तूल दिया गया और इसको जाति से जोड़ा, ये षड्यंत्र पूर्वक मोदी और भाजपा ने जोड़ा है।
मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका जी ने ये कहा था कि ये नीची राजनीति है, और नीची राजनीति में नीची जाति को जोड़ने की जो बात कही है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मोदी जी किसी भी जाति के हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी जाति के हों, कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। जाति से जोड़ा है तो वो मोदी जी ने जोड़ा है, और जब जोड़ा है तो बात दूर चल जाएगी और जवाब देना पड़ेगा। आप उच्च वर्ग के बनते हो, आपकी मोड़ घाची जो जाति है वो उच्च वैश्य वर्ग में आती है, जो घी का व्यापार करते थे राजस्थान में। आप राजस्थान से माइग्रेट होके गुजरात में आए, 2002 में आपने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में जुड़वा दिया, क्योंकि आप अपनी जाति के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते थे, और आज यहां पर बगुला भगत बनकर नीची जाति में आप अपने आप को दिखा रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन है। कांग्रेस पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती है। जात पर ना हाथ पर मोहर लगेगी, हाथ पर। हमने इस बात को किया है। इनकी तरह कभी हम राम मंदिर के नाम पे, कभी गोहत्या के नाम पे, और कभी 370 के नाम पे, और अब ये जाति के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती है। जी, क्या जवाब देंगे आप अशोक जी इस पे? देखिए, रवि जी शायद भूल रहे हैं, इस देश में जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाला अगर कोई पार्टी है आज़ादी के बाद तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज भी अगर कहीं जाति के विषय में अगर किसी भी स्टेट से मामला शुरू होता है तो चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहीं से शुरू होता है जहां से कांग्रेस की शासन शुरू होती है। रवि जी, आप जहां तक ये बात कर रहे हैं ऐसी कांग्रेस बात नहीं करती है। कांग्रेस इसी के आधार पर 60 वर्षों तक हिंदुस्तान में राज की है और राज करती आई है। आज भी विकास के मामले पे, सुशासन के मामले पे आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आप आ नहीं पा रहे हैं। 9 वर्षों तक जो आपने देश की जनता के साथ मजाक किया, और जो गरीबों को आपने कहा था कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, आपने गरीबों के गरीबी पे तमाचा मारा है उनके गाल पे। आज जनता के पास जाने का आपका अधिकार नहीं है, अब वहां जाके सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास विकास के लिए कुछ बचा नहीं है। ये उलूल जुलूल बातें करके अब राजनीति में आप अपना एक अलग दिशा ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि ये 2014 का चुनाव सुशासन और विकास का चुनाव है, इसके आधार पर कांग्रेस को आना चाहिए। और आज जब एक लास्ट फेज बचा है, इसमें आपके लोग आके कहते हैं जाति ये है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एक भी बात न्यायालय ने आपका सिद्ध नहीं किया। अशोक जी, अगर ऐसा है तो फिर जात पात की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये आपने किया है। नीच स्तर की राजनीति की शुरुआत आपने की, आप जहर की खेती की बात आपने की, मौत के सौदागर की बात आपने की, और ये जितने नीचे स्तर की राजनीति शुरू किया है वो कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस किसी सूरत पे जनता के सामने विकास के नाम पर जाना नहीं चाहती, आवाज जा नहीं पा रही है, कंधार में जाते हैं। ये आपके शासन का नतीजा है, ये आपके विकास की वानगी है। सर, विकास की बात तो आपके जीप घोटाले से लेके, बोफोर्स घोटाले से लेके, और 3 दर्जन घोटाले आपके सामने पड़े हैं। 9 वर्षों तक आपने राजनीति की, 90 घोटाले आपके पास। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जमीन लूट लिया, आपने आसमान लूट लिया, पाताल लूट लिया आपने। आपसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी तो कोई हिंदुस्तान तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। साल में अपने आप को नंबर 1 बनाया। कांग्रेस पार्टी की रीतियों और नीतियों की वजह से देश आज दुनिया की तीसरी महाशक्ति बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक जी, सवाल पर आते हैं। अशोक जी, ऐसा क्या नहीं है कि आखिरी जो 2 चरण बचे हैं उसमें जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको देखते हुए, खासकर अगर पूर्वांचल की बात करें तो 27 सीटों में सिर्फ 4 सीट बीजेपी के पास है, जिसमें ज्यादातर जो वोट बैंक है वो पिछड़ों का, दलितों का वोट बैंक है। इसको देखते हुए स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने ये आखिरी 2 चरणों के पहले जाति का काट खेला है। अब तो 27 नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ 12 सीटें उत्तर प्रदेश की। जहां दलित कार्ड खेला जा सकता है वो मैं कह रही हूँ। अभी 2 चरणों की बात, 2 चरणों के पहले अमेठी में चुनाव उस वक्त नहीं हुआ था जब ये तमाम बातें सामने आई थी, जब बीजेपी की जो कैंपेन है वो तमाम विकास के मुद्दों से भटक करके और जाति पर फोकस होने लगा था, संप्रदाय पर फोकस होने लगा था। तब से मैं कह रही हूँ पूजा जी, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, हरियाणा में, अगर वहाँ भी देखें तो जाट और बाकियों का अंतर पड़ता है, हर प्रदेश में होता है। या महाराष्ट्र में आप चलिए, महाराष्ट्र में भी इसका असर होता है। लेकिन हमने कभी जाति और मजहब के आधार पर चुनाव 2014 का नहीं बोला। बार बार हम लोग ये कहते हैं ये जो चुनाव है मेरा ये कहना है अशोक जी कि तमाम यूपी की जो 80 सीटें हैं इनमें बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आप चले हैं, क्योंकि पहले के चरणों में ये जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आखिरी के 2 चरणों में जहां पर ज्यादा से ज्यादा वोटर दलित और पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन्हें लुभाने के लिए बीजेपी ने ये काट खेला। अगर प्रियंका गांधी ने बात बोली तो इसे
नीच बात बोली, तो नीच को राजनीति से जोड़कर बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। नहीं, ये एक कोई पहला शब्द प्रियंका जी का नहीं है। आप राहुल गांधी जी के शब्द सुन लीजिए, कहते हैं चौकीदार आपका जेल जाएगा। आप सोनिया गांधी जी का सुन लीजिए, वो कहते हैं कि मौत का सौदागर जहर की खेती है। आप दिग्विजय सिंह की बात को तो आपके चैनल पे कोड भी नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं। मनीष तिवारी की बात को नहीं कर सकते। ये कांग्रेस तो हमेशा असली मुद्दे से हटाने का प्रयास शुरू से करती रही है। पहले चरण से लेके लास्ट चरण तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस और जो यूपीए सरकार के जो गठबंधन के सरकार में जो लोग रहे हैं, जो पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये हमेशा इस लाइन पर दिशा में चुनाव को ले जाना चाहे हैं कि देश इनसे सवाल न पूछ सके, विकास के मामले पे न पूछ सके। भ्रष्टाचार, हमने पहले बोला है कि विकास के मामले पे चुनाव लड़ना है। हमने मॉडल दिया है लोगों को, हमने कहा भाई हम सरकार में आएंगे तो ये चीजें करेंगे। और हमने उनसे पूछा है कि 9 साल में यूपीए सरकार ने क्या किया। जितने भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम सुशासन और विकास की बात करके चुनाव लड़ते हैं, तो ये कभी राम मंदिर पर ले जाते हैं, ये कभी कहीं ले जाते हैं, ये कभी हिंदू और मुसलमान की बात करने लगते हैं, कभी ये जो दूसरे धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनको उनके यहाँ इनकी अध्यक्षा चली जाती हैं, वोट मांगने चली जाती है कि हमें समर्थन कर दीजिए। ये तो खुद नहीं है। और अभी रवि जी कह रहे थे कि बिल्कुल बीजेपी हारने वाली है, आप चिंता मत करिए साहब, भारत में कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण तो जनता ने कर दिया है। आप इसकी बड़ी खूबसूरत इमारत भी 16 तारीख को देख लीजिएगा, आपको देश की जनता दिखा देगी। जी, जवाब दीजिए इसका, क्या कहेंगे आप? तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, हालांकि अगर यहाँ पर बीजेपी कामयाब रही अपने स्ट्रेटेजी को सफल बनाने में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की यहाँ पर कमजोरी भी मानी जाएगी। ये जो अशोक जी, जो मैं जी बताइए रवि जी। देखिए पूजा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ पर राजनीति करते हैं। ये कह रहे हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे धर्म की राजनीति तो सबसे पहले इन्होंने चालू की, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। नहीं, अब्दुल्ला बुखारी जी के पास भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे, इस तरह का काम नहीं, अब्दुल्ला बुखारी जी के पास कौन गया था? सोनिया गांधी गई थी, नरेंद्र भाई मोदी गए थे। सांप्रदायिकता फैलाते हैं और बात करते हैं हम विकास की। इनका जब गुजरात का विकास मॉडल जो इन्होंने प्रस्तुत किया, जब उसकी पोल खुली और जब मालूम पड़ा कि गुजरात आज भी पूरे देश में 12वें नंबर पर है और उसका विकास जो है वो केवल और केवल थोथा छना है, खाली बर्तन है, ठोकने से बहुत आवाज कर रहा है, तो इनके तोते उड़ गए। अब ये फिर से जात पे, फिर समाज पे और अब मंदिर पे। आप देखें फैजाबाद के अंदर भगवान राम का वो पीछे फोटो लगा के और वहां पर भाषण देना चालू कर दिया। अभी केस वहां पर रजिस्टर्ड हुआ है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जिस तरह के अनर्गल आरोप लगाए हैं, कह रहे हैं कि मैंने 24 तारीख को आपको चेतावनी दी थी। आज संपत जी का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हम किसी पार्टी से या किसी पार्टी के नेता से डरते नहीं हैं। ये चुनाव आयोग है, निष्पक्ष चुनाव। चलिए रवि जी आपके पास लौटते हैं, इनकी मर्जी आपके पास लौटते हैं, बिल्कुल आप इसका जवाब दीजिएगा अशोक जी। अभी जो इन्होंने बात की है कि 16 तारीख को हमारी सरकार बनने वाली है, अरे देश के लोगों को मतदान करने दीजिए, यहाँ लोकतंत्र है, उनको लोगों को मतदान कर दीजिए और उसके बाद जब परिणाम आए तो उस परिणाम को बिल्कुल। चलिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कहना है ये सुन लेते हैं। वो भी कांग्रेस के आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। ये सारा विवाद ही बेबुनियाद है, क्योंकि जो जात है वो एक जन्म में जहाँ पैदा होते हैं वो तो माँ बाप की जात होती है, लेकिन उसके बाद वो कर्म के आधार पर चलती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जब जन्म से हम सब शूद्र हैं और कर्म से हम अलग वरना के जात। चलिए अशोक जी आप जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, मैं रवि जी को ये बता दूं कि अगर गुजरात का मॉडल विकास अगर फेल है तो 15 वर्ष से कांग्रेस भी वहां चुनाव लड़ती रही है और कांग्रेस के हाथ से हमने सत्ता लिया है। जब जब कांग्रेस वहां गई है वो उनका धूल चाटा है, वहां की गुजरात की जनता ने उनको नकारा है और मोदी जी की सरकार को स्वीकारा है। और हम गुजराती मॉडल की बात नहीं करते हैं। अभी 5 प्रदेशों का चुनाव, 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ। हम कहीं और जा रहे हैं, रवि की बात के जवाब दे दूं। आज हमारा जो मुद्दा है वो ये है, मुद्दा ये है कि क्यों आप जिस गुजरात मॉडल की बात करें, हम भी यही कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल का ही आप जिक्र करते हैं, क्यों ये नौबत आई कि आपको इन तमाम बातों से हट करके जाति और धर्म पर आना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है। मैं बार बार कह रहा हूँ,
भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास इतने प्रदेशों में सरकारें हैं और हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि हम जाति के आधार पर बात करें। चाहे बहुजन समाज पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी करती है, आरजेडी करती है। मायावती ने भी ये कहा था, मायावती की तरफ से भी ये कहा गया कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए, देखिए मायावती जी की बात को कोट करना राजनीति में एक हास्यास्पद बात होगी, क्योंकि उनका फाउंडेशन ही जाति पे है। और वो अगर हम उनकी बात करें, मुलायम सिंह जी की बात करें, मुलायम सिंह जी यादव की बात करते हैं, वो अपनी जाति की बात करती हैं, वो एक पिछड़ी जाति की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी प्रदेश में नहीं किया। आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में हमारे पिछड़ी जाति का नेता है और वहाँ अधिकतर मतदाता जो है वो ऊंची जाति के भी हैं, वहाँ स्वीकार होता है। हम राजस्थान में दूसरे उसमें चुनाव, हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, हम देश के विकास की बात करते हैं, देश के सुरक्षा और अधिकार की बात करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम युवाओं के विकास की बात करते हैं, हम युवाओं में लैपटॉप देके उनके भविष्य को खत्म करने की बात नहीं करते, हम युवाओं में क्षमता पैदा करते हैं, युवाओं को शक्ति देते हैं कि वो ऐसे 100 लैपटॉप खरीद सके बड़े होकर। चलिए शिक्षित हो। वापस लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। रवि जी और अशोक जी आप हमारे साथ बने रहें, जरूर आगे ये भी चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव के आखिरी चरण में, अब जबकि 1 हफ्ते रह गए हैं रिजल्ट घोषित होने में, आखिरी जो चरण बचे हैं उसके लिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी कि ये जात पात की राजनीति जो है वो शुरू हुई, ऊंच नीच की राजनीति जो है वो शुरू हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2014 की सियासी जंग अपने अंजाम तक पहुंचते पहुंचते अब कास्ट पॉलिटिक्स के चारों तरफ घूम रही है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जबान से इन दिनों विकास और भ्रष्टाचार से ज्यादा खुद के पिछड़े होने की बातें ज्यादा सुनाई दे रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी दलित कार्ड खेल रहे हैं? चरण से पहले बदला सियासी मुद्दा, विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे से भटकी राजनीति, अब हो रही है कॉस्ट पॉलिटिक्स। उन्होंने अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी। इसकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। अमेठी के एक एक बूथ से जवाब आएगा। प्रियंका के बयान को मोदी ने लपका। नीच राजनीति से नीची जाति बना बयान। प्रियंका के बयान को मोदी ने व्यक्तिगत हमले के तौर पर लिया और यूपी में रैली के दौरान जमकर जाति का मुद्दा उछाला। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मोदी का वो बयान जिसके जवाब में प्रियंका ने मोदी को नीच राजनीति न करने की नसीहत दी थी। एक पार्टी के महासचिव को रिसीव करने के लिए आंध्र के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आए और पता नहीं राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया जी आंख में आंसू निकल आए। मोदी मुद्दों को बखूबी खेलना जानते हैं। उन्होंने प्रियंका के बयान को भी भुनाया और वाराणसी में रैली की इजाजत न मिलने के मुद्दे पर भी सियासत की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी वोट बैंक बटोरने के लिए सियासत कर रहे हैं? कुछ कर ले नरेंद्र मोदी, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, मारपीट की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, पैसा खिला रहे हैं खूब मीडिया को, फिर भी हारेंगे। कल सच सच होता है, सच झूठ नहीं होता, और भगवान सच का साथ देता है, झूठ का साथ देता है। अमेठी में जब मोदी सीताराम केसरी के बहाने पिछड़ा कार्ड खेल रहे थे, उसी वक्त उन्होंने राजीव गांधी को निशाने पर लिया। मोदी ने पहली बार खुद को दलित और पिछड़ों का नेता बताया था। लेकिन अब जिस तरह उत्तर प्रदेश में रैलियों के दौरान मोदी खुद को पिछड़ी जाति के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या यूपी में पिछड़ी जाति का दांव खेल रहे हैं? हैरत अंगेज बात है कि एक प्राइम मिनिस्टरियल अपने आप को जो कैंडिडेट बतलाते हैं, वो उनको इलेक्शन के उस दौर के अंदर जहां पर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वोट की एक अहमियत नजर आती है, अपने आप को ओबीसी बतलाने के अंदर बहुत उनको लाभ नजर आ रहा है। बीजेपी बखूबी जानती है कि उसका परंपरागत वोट बैंक शहरी और उच्च जाति के मतदाता हैं। मध्यम वर्ग के लोगों में भी बीजेपी के प्रति रुझान पैदा हुआ है, लेकिन पर्याप्त संख्या में बीजेपी दलित मतदाताओं को लुभाने में असफल रही है। बीजेपी पर दलित वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप तब भी लगे थे जब बीजेपी ने रामविलास पासवान और दलित नेता उदित राज को पार्टी में शामिल किया था। बीजेपी भी जानती है कि आखिरी चरण में यूपी और बिहार के जिन सीटों पर मतदान होना है, वहां पिछड़े और दलितों का आंकड़ा अच्छा खासा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज।
तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल यही है, ये पूरी रिपोर्ट आपने भी देखी अशोक जी, कि अब जिस तरीके से आखिरी चरण में तमाम बातें सामने आ रही है, धर्म और जाति की बात की जा रही है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि अब वो जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, अभी तक अपनी रैलियों में कभी अपनी जाति खुद नहीं बताते थे, लेकिन अब जहां जहां वो रैलियां कर रहे हैं यूपी और बिहार में, खुद से वो बता रहे हैं अपनी पिछड़ी जाति की बात, अपने नीचे जाति होने की बात वो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अभी तक दलितों को मनाने में असफल रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अभी तक बीजेपी का प्रभाव ऐसे क्षेत्रों में नहीं है जहां पर दलित ज़्यादा है। एक कोशिश इससे मानी जाए, कोशिश के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत अब ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है अपनी रैलियों में। देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं, जितना चुनाव होना था हो गया। 41 सीट के चुनाव बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। आप देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कांग्रेस का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल धूल पे, जमीन में बिल्कुल धूल चाटने की स्थिति में बैठी है। स्थिति कांग्रेस का ऐसा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप में पीएम कैंडिडेट का सपना देख के बैठे, तो वो भी अमेठी से जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये भी इनका स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस का जितने मंत्री हैं, जो बड़े बड़े मंत्री अपने आप को नेता बोलते थे, आधे से ज़्यादा तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आधे से ज़्यादा जो लड़ रहे हैं वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे अभी उनका स्पष्ट नहीं है। कुल मिला के ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने वाली स्थिति है। कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस को अनाप शनाप आरोप लगाने के सिवा कुछ बचा नहीं है। अगर ऐसी नहीं होती, मैं पूजा जी एक बात बता दूं, जब नई सरकार बनने के 15-20 दिन बचे हैं, उसमें आपने देखा होगा एक इन्होंने कमेटी बैठाने की बात की। बाद में जब इनका शीशा लीडर हुआ तो उसको उन्होंने वापस लिया। तो बौखलाहट में ये कुछ भी ऐसे करने को तैयार हैं और ये दोष मरना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी के इसलिए, क्योंकि भाई ये जाति की बात है। और जितनी नीच स्तर की राजनीति जो नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में, रवि जी, ये कुछ वर्षों से जो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी की जाति को मुद्दा इसीलिए बना रही है क्योंकि अब कोई और मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं रह गया है और कांग्रेस ये हताशा में कह रही, क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए पूजा जी, अगर आप अशोक जी की पूरी बात अगर सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा अहंकार और अभिमान से भरे हुए पूरे के पूरी पार्टी एक व्यक्ति की पिछलग्गू बन के रह गई है। ये भारतीय जनता पार्टी तो समाप्त हो चुकी है। अब तो मोदी 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 और मोदी की सरकार की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो खत्म ही हो गई है। भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? वो तो केवल मोदी सरकार की बात हो रही है और मोदी सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि आज मोदी जी जिन जिन चीजों को लेके आए हैं उनकी धीरे धीरे उनका जो गुब्बारा था, जो राहुल जी ने कहा था, इसकी हवा धीरे धीरे निकल रही है और जब वो पिचकरा है तो ये फिर से उसमें हवा डाल रहे हैं धर्म की, राजनीति की, जाति की, पात की, और उसको फुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अब फूलने वाला नहीं है। इस देश की जनता इनके सारे प्रपंचों को समझ चुकी है और वो जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक काम है, लोगों में भ्रम पैदा करो, एक झूठ को बोलो, जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो और तब तक बोलो जब तक कि लोगों को वो सच न लगने लगे। ये अभी कंप्यूटर की और लैपटॉप की क्या वाकई ऐसा है? बीजेपी जिस कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, 300 से ज्यादा उन्होंने रैलियां की, लेकिन उसके बाद भी मोदी लहर से काम नहीं चला और यही वजह है कि बीजेपी जो है डर की वजह से अब इस तरह की बातें करने लगी है। जवाब दीजिए इसका अशोक जी। देखिए रवि जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गुब्बारा पचकेगा। ये गुब्बारा किसका था और क्या पचकेगा तो देश की जनता ने तय कर दिया। अभी रवि जी ने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के पिछलग्गू बन गई है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का पिछलग्गू नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा, उससे पहले देश के नेतृत्व 6 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और इस देश का नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके और दीनदयाल उपाध्याय तक जैसे लोग करते आए हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, गांधी परिवार इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। अगर गलती से कोई इसमें खड़ा होने का प्रयास करता है तो माधवराव सिंधिया हटा दिए जाते हैं, राजेश पायलट भगा दिए जाते हैं और यही जो बुजुर्ग राष्ट्रीय एक जवाब दीजिए अशोक जी, मेरे सवाल का एक जवाब ऑफिस से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। अशोक जी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, एक मिनट रवि जी, एक सवाल मुझे लेने दीजिए इनसे, आपके पास आती हूँ। अशोक जी,
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों चुना गया? एक मिनट रवि जी, गंदी बात आप कर रहे हैं। रवि जी आपके पास आती हूँ मैं। आपकी पार्टी और आपका चरित्र सामने नहीं, एक परिवार के जिम्मेदारी में पूरे देश को सौंपा आपने। गांधी परिवार के सिवाय आप किसी के पास नेतृत्व को जाने नहीं देते। आपके यहाँ कामराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाया और उसी कामराज जी ने बाहर निकाला। पहले मेरी बात सुन लीजिए अशोक जी, इनकी नॉलेज रवि जी आपके पास आती हूँ, एक मिनट रवि जी। बताना चाहता हूँ कि विगत 22 साल से गांधी नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है। चलिए अब आती हूँ आपके पास अशोक जी, इस मुद्दे को कहीं और मत ले जाइए, जो मुद्दा है उसी पर रहते हैं। अशोक जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों चुना गया? पहले तो इसका जवाब दीजिए आप, क्या देखकर चुना गया? देखिए, पहली बात हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है और चूंकि वो गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तीसरी बार लगातार हैट्रिक उन्होंने बनाई थी वहां पे, और चूंकि उनमें विकास का एक ललक है और देश में उन्होंने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी कोई एक वंशवाद की राजनीति तो करती नहीं है, किसी एक परिवार का ठीक है, नेतृत्व उस पर तय होगा। ठीक है, आपने कहा कि उन्होंने विकास किया, विकास को देख करके पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह तय किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जब विकास का एक बात और बता दूंगा, लोकतंत्र में जो जितना ज्यादा लोकप्रिय होता है वो उतना ही बड़ा देश का नेता होगा। बिल्कुल, चलिए लोकप्रिय नेता है, विकास करने वाले नेता है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अशोक जी लोकप्रिय नेता है, विकास करने वाले नेता है, प्रदेश में 3 बार उन्होंने चुनाव जीता, इसलिए सफल नेता है। बीजेपी ने इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। ठीक है, आप यही कहना चाहते हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, फिर ये पिछड़ी जाति के हैं या नहीं है, ये बात क्यों सामने आ रही है? अब उनका डेवलपमेंट, उनका विकास, उनकी लहर अगर है पूरे देश में, तो फिर पिछड़ी बात करने की क्या जरूरत है? पिछड़ी जाति के है कि नहीं है, ये साबित करने की क्या जरूरत है? पूजा जी, आप एक बात देख लीजिए, पूरे लोकसभा का विजुअल निकाल लीजिए, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उन पे, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं पिछड़ा हूं, मैं ये हूं। आप देखिए उन पे कैसे लोग प्रहार करते हैं। उनको लोग राक्षस कहते हैं, उनको लोग मौत के सौदागर कहते हैं, उनको लोग जहर की खेती करने वाले लोग। हाँ, तो ठीक है, आपकी तरफ से भी जवाब तो दिया गया ना, जब कहा गया, जब कहा गया तो आपकी तरफ से भी जवाब दिया गया, बखूबी जवाब दिया गया। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में आए चाय बेचे, तो अगर इस तरह का उपहास करेंगे नहीं, आपको जवाब दे रहा हूँ रवि जी, मैं यहाँ बैठा हुआ एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन आपके कथनी और करने का जवाब पूरे देश मांग रही है, आप दे नहीं पा रहे हैं। मैं एक बात के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आपके जितने सवाल है आप मुझसे जवाब पूछिए, लेकिन देश की जनता को एक तो जवाब दे दीजिए। जो आपने कहा था कि 100 दिन में महंगाई घटाऊंगा, 100 दिन में गरीबी मिटाऊंगा, वो वादे कहाँ है आपके? आपने कहा था मुक्त करूंगा, वो कहाँ है आपके? आप अपनी जवाब तो देश की दे नहीं सकते। उमा भारती जी जो जिन्होंने की राष्ट्रीय राजनीति की, जसवंत सिंह जी, उनको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को लाना था जिसके पास पैसा हो, लूट का पैसा हो, जो खर्च कर सकता हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, दबाव में आरएसएस के और आपके केंद्र में सरकार है और आपने जितने मुकदमे किए हैं, जितने फर्जी मुकदमे उन पर करवाए 15 सालों में, एक भी आप सिद्ध नहीं कर पाए और कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया है। अगर ऐसी स्थिति है तो 1 लाख रुपए से 3 सालों के अंदर में 300 करोड़ वाले वो आपके जो सरकारी दामाद है उनको जेल में बंद करवाते। आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पे, आज तक जिन पे कोई ऐसा आरोप नहीं है। आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? तथ्यों में नहीं, आपने 2G का घोटाला, आप पे बोफोर्स का घोटाला, आप पे जमीन का घोटाला, आप पे कोयले का घोटाला, आप बात करते हैं। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन जो है, 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन जो है 1 रुपया में दी गई है। तथ्य हैं, कागज हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, कोई झूठी बात नहीं है। और उसी पैसे के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी जो दिग्विजय सिंह की भाषा आप बोलते आ रहे हैं ना, बार बार बोलिए, झूठ बोलिए, जो इन्होंने जुमला आपको पढ़ा दिया वो आप बोलते हैं। आज दिग्विजय सिंह की स्थिति देख लीजिए राजनीति में किस तरह का है। और मैं आपको एक बार बता दूं, ये बताइए हरियाणा के अशोक खेमका का क्या स्थिति है? जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आरोप लगाया उसको आपने सजा दे दिया।
एक मिनट अशोक जी, मेरी बात सुनिए। अशोक जी, दे दिया। आपने कहा कि तमाम बातें कही गई नरेंद्र मोदी के लिए, कई मुद्दों पर उन्हें ऐसी ऐसी बातें कही गई, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ठीक है, कांग्रेस ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन बीजेपी की तरफ से माकूल जवाब दिया गया उन्हें। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने छोड़ दिया, बीजेपी किसी बात को लेकर चुप रही, ऐसा तो नहीं था ना? नहीं, देखिए, अब अगर आप किसी राजनीतिक स्तर पे अगर आप कोई भी बात हम पे करेंगे और हम उसका लोकतंत्र में जवाब न दे तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ, तो ठीक है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं जिस बात का हम लोग जवाब नहीं देते थे, ये कांग्रेसी कहते थे, वो बोलते नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के लोग कहते थे कि मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते, मोदी जी मीडिया के पास नहीं आते। आज मोदी जी इंटरव्यू भी दे रहे हैं, मोदी जी मीडिया के पास भी आ रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि मीडिया वाले मोदी जी को क्यों दिखा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि बनारस में वो चुनाव हार जाएंगे, चुनाव 12 तारीख को है, लेकिन ये 8 तारीख को 7 तारीख को हरा रहे हैं। अरे भाई, 12 तारीख को इंतजार कर लीजिए, कौन हारने वाला है। हारने वाले तो आपके राहुल गांधी जी अमेठी में, जो कभी अमेठी के अंदर में गलियों में और सड़कों पे घूमे नहीं, गाँव में बूथों तक पहुंच रहे थे। कर रखी है, हम पूरे हिंदुस्तान का चुनाव जीत रहे हैं। तो जब जात के मुद्दे को लेकर किस तरीके से राजनीति अभी हावी है, जबकि हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने जात के मुद्दे पर किस तरीके से मोदी को घेरा है। आइए आपको कुछ बयान सुनवाते हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, चाय मैं बेचता हूँ, उन्हीं ने कहा, और पता ये चला कि चाय बेचते नहीं थे, वो कैंटीन पे अपने चाचा के या किसी रिश्तेदार के बैठते थे। उन्होंने खुद कहा मैं बड़े गरीब और मैं पिछड़े और नीच जाति में पैदा हुआ हूँ। तो एक प्रश्न उठा कि आप अपनी जात बताइए, तो उन्हें खुद अपनी जात बतानी चाहिए। ये जात की राजनीति, ये इस तरह की राजनीति, अपने को निरीह, गरीब, पिछड़ा, दलित घोषित करने की राजनीति तो मोदी जी ने शुरू की। मोदी जी ने शुरुआत करी थी गुजरात मॉडल को लागू करने से, और अब वो इस स्तर पर उतर आए हैं कि कहीं वो भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कहीं वो जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल ने उनसे ये नहीं पूछा कि आपकी बिरादरी क्या है। कांग्रेस पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये बात किसने कही सबसे पहले कि मैं छोटी बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं? जब प्रियंका जी ने कहा कि छोटी राजनीति मत करो, एकदम उसका जवाब आपने दिया कि इसलिए कहा जा रहा है कि मैं छोटी बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं। क्या किसी ने पूछा था आपसे कि आपकी बिरादरी क्या है? नरेंद्र मोदी जी के इसी डबल स्टैंडर्ड से डर लगता है कि ऐसा आदमी क्या प्रधानमंत्री बनने के लायक है। देश में किसी आदमी ने नहीं पूछा कि नरेंद्र मोदी जी आपकी बिरादरी क्या है। पूरे देश को आप बताते घूम रहे। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपनी कास्ट को ओबीसी के दायरे में दाखिल किया और उसका नोटिफिकेशन मौजूद है। गालिबन 1 जनवरी 2002 के अंदर उन्होंने ये काम किया था। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जो खुद एक अपर कास्ट घराने में पैदा हुए, उन्होंने सिर्फ फायदा हासिल करने के लिए, अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इसको ओबीसी में दाखिल करने का काम किया। चलिए अशोक जी, जवाब दीजिए। तमाम बातें आपने सुनी, बड़े नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने इस तरीके से घेरा है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो यही कह रहे हैं सभी लोग कि किसी ने नरेंद्र मोदी से ये नहीं पूछा कि आप किस बिरादरी के हैं, तो फिर वो बार बार अपनी जाति का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप देखिए पूजा जी, उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा ना कि मैं कौन सी जाति का हूँ। ये तो सारे बखेड़ा का जड़ कांग्रेस है, कांग्रेस ही लाती है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शक्ति सिंह गोहिल ही आए कि आपकी ये जाति है, आप स्वर्ण में हैं, आप ओबीसी में हैं, आप किस में हैं। ये जाति के विषय तो उठा कहाँ से? नहीं तो यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है ना कि आप झूठा प्रचार कर रहे हैं, आप ओबीसी से आते नहीं हैं। अफजल जी का आप विजुअल देख लीजिए 5-7 दिन पहले का, इन्होंने खुद पूछा था कि नरेंद्र मोदी अपनी जाति बताएं। मायावती जी ने खुद पूछा कि अपनी जाति बताएं। मुझे लगता है देश की जनता को तो ज्यादा चिंता नहीं किसी की जाति की, लेकिन कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगियों को ज्यादा चिंता है जी जाति का। चलिए रवि जी से जवाब लेते। रवि जी, क्या लगता है कि अब यही मुद्दा बच गया है, यानी नरेंद्र मोदी की जात के मुद्दे पर ही नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता है? देखिए, मैंने आपको कहा पूजा जी, प्रियंका जी ने कहा था ना, ये घबराए हुए चूहे हैं, अब हर किधर भाग रहे हैं। ये बिल्कुल अब अक्षर साबित होता जा रहा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर अब राजनीति चालू कर दी गई है, और ये पूरी तरह से घबरा गए हैं। इन्हें मालूम है कि ये अब
सत्ता में नहीं आ रहे हैं और केवल लोगों को झूठ बोलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं। आप देखें अशोक जी को एक बार में 10 बार कहते हैं कि आपको 16 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। अरे भाई, इस देश की जनता को मतदान करने दीजिए, उनको अपना मत देने दीजिए, लोकतंत्र पर अपने आप को हावी मत कीजिए, उसको लूटने का प्रयास मत कीजिए, आराम से रहिए। हार तो जीत क्या होती कांग्रेस रहती को अब ये लगने लगा है यहाँ पार्टी पर के पास प्रधानमंत्री का पद कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये पिछड़ी जाति का कार्ड खेला है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी फायदे में जा रही है? क्या कांग्रेस को ये लग रहा है क्या? मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए पूजा जी मेरी बात पूरी करें जी। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि आखिरी चरणों में जिस तरीके से जाति का कार्ड खेला गया है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है? बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि ये आप जो कह रहे हैं ना, ये हम इनका चेहरा जो है उसको उजागर इसलिए कर रहे हैं कि देश की जनता जाने कि एक व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को दावेदार बता रहा है, जबकि हिंदुस्तान के संविधान में ऐसी कोई परिपाटी नहीं है, प्रमोट किया जा रहा है। जो नाम लेके ऐसा कभी भगवान महादेव का रहा है जी। कभी एक और बात जो है वो महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र कर लेना यहाँ बहुत जरूरी है। और उन्होंने क्या कहा जिस तरीके से मालूम है? नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में वो रैली कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऊंच नीच की राजनीति शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की राजनीति नहीं छोड़ेगी, ये बात उन्होंने कही है। तो अशोक जी से जानना चाहूंगी, अशोक जी अब नरेंद्र मोदी को भी ये लगने लगा क्या कि बीच में विकास की बात वो छोड़कर जात पात या धर्म की राजनीति में उतर आए थे? देखिए पूजा जी, मैं बार बार स्पष्ट कह रहा हूँ, पूरे भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और आप देखिए अब तो खत्म होने वाला है चुनाव, शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग यही बात कहते रहे कि सुशासन और विकास की राजनीति की बात करते हैं हम लोगों ने युवाओं के लिए मैनिफेस्टो दिया, महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो दिया, और हम लोगों ने विकास का एक मॉडल रखा है देश में कि भाई हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे। कांग्रेस के पास जो वादे पिछली बार 2004 और 2009 में करके गई थी, वो वादों का जवाब देने के लिए साहस नहीं है। इनके नेता अब हम लोगों को चूहे कह दें, हमारे नेताओं को बिल्ली कह दें, हमारे नेताओं को गद्दार कह दें, हमारे नेताओं को कसाई कह दें, हमारे नेताओं को जो चाहे कहें, ये जितना कहेंगे देश की जनता उनको उतनी तरीके से जवाब देगी। और बौखलाहट इनकी समझ में आता है। ये कितना उत्साहित होकर कह रहे हैं रवि जी कि प्रियंका जी ने सही कहा था कि चूहे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये शब्द कहाँ से लाते हैं और क्या क्या बोलते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका जवाब ना दें तो उनको समझ में नहीं आता है। अब हम डरे हुए हैं तो हम पूरे दिन बूथों पे क्यों घूम रहे हैं? आज तक तो राहुल गांधी जी कभी अमेठी में गांव-गांव गए नहीं। आपने 2004 का चुनाव देखा, 2009 का चुनाव देखा, वो जाते थे रोड शो करते तो चले जाते थे। इसी तरीके से बात की नरेंद्र मोदी की भी, तो कल अघोषित रैली क्यों कर दी उन्होंने? ऐसी घोषणा तो थी नहीं कि वो रैली करने जा रहे हैं। नहीं देखिए, अगर मन कहीं ना कहीं उनके मन में भी क्या डर है ये? आप उसको पूरा एपिसोड को देखिए। क्या किसी भी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार को क्या प्रचार करने के लिए आप समय नहीं देंगे, स्थान नहीं देंगे? ठीक है, आपने एक जगह नहीं दिया, आप 4 जगह देते, लेकिन आपने मोहल्ला के देके बाकी सब बना दिया। अब रात को 12 बजे आप कहते हैं जहाँ की परमिशन मांगी जा रही थी वहां पर कम लोगों की ही क्षमता थी, लेकिन वहां जरूरत से ज्यादा लोग जुटने वाले थे, इसलिए वहां की परमिशन नहीं दी गई। और जहाँ तक गंगा आरती की बात थी, गंगा आरती के लिए ये कहा गया कि किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर अघोषित रैली कर दी गई। रैली की क्या जरूरत थी? आप एक बार देखिए, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, क्या केजरीवाल जी को वहाँ रैली करने की परमिशन नहीं दी गई? केजरीवाल जी ने वहाँ रैली किया था। रैली की बात तो यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ ना, रैली की बात नहीं कर रही हूँ। रैली नरेंद्र मोदी, ऐसा तो नहीं था कि वहां पर उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन आखिरी क्षणों में जो ये सारी मूवमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए ही होती है ना। तमाम राजनीतिक दल अगर वहां से प्रचार करें तो जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं कुछ फायदा होता होगा, तभी रैलियां होती है, तभी प्रचार होता है। प्रश्न पूछ रहे तो मुझसे उत्तर जी। देखिए, रोहनिया वहां से 10 किलोमीटर दूर है, और अगर रोहनिया में हेलीकॉप्टर तो जाएगा नहीं, हेलीकॉप्टर वहां से यहाँ उतरेगा नहीं, वहां से तो उनको बाई रोड ही आना है। तो बाई रोड, अगर मोदी जी की ऐसी शख्सियत है कि अगर वो बाई रोड भी जा रहे हैं तो लोग वहां निकल के आते, अपने छतों पे आए, सड़कों पे आए लोग। इसमें हमने रोड शो नहीं किया, हम जाएंगे कहाँ से और हम आएंगे क्या? अब ये भी दिक्कत है। एक तो आपने हमको कार्यक्रम करने का परमिशन नहीं दिया, दूसरा हम कार्यक्रम नहीं, हमने कागज नहीं देते को मत दो, आपने गंगा आरती का नहीं दिया, फिर रात को आप कहते हैं गंगा आरती कर लीजिए।
आप फिर कहते हैं आप रात को 12 बजे कहते हैं आप 4 जगह कर लीजिए। हमें वहाँ सभा करना है, वहाँ के लोगों को बुलाना है। क्योंकि मोदी जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया, तो गंगा माँ ने कोई पत्र तो लिखा नहीं था वहाँ पर। गंगा माँ ने उन्हें अगर बुलाया तो गंगा माँ उन्हें मना कैसे कर सकती है? एक बात बताइए, गंगा माँ की आरती में तो कोई भी सम्मिलित हो सकता है। शायद अभी आप आजकल चुनाव में जाके देख नहीं रही हैं, उम्मीदवार अगर कहीं भी जाएगा और वहाँ पे 4 आदमी ज्यादा जाएंगे तो चुनाव अधिकारी को सूचना देना पड़ता है। और नरेंद्र भाई मोदी के पास इतनी सुरक्षा उनको बतानी पड़ती है कि भाई मुझे गंगा आरती में जाना है, मुझे ये कार्यक्रम है। और कल ये चले जाते तो यही लोग बोलते कि देखो इन्होंने बिना कानून व्यवस्था को बताए और बिना डीएम को बताए, बिना अधिकारी को बताए चले गए। मुद्दे पे वापस आते हैं क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। आपको अब ये लगता है क्या बीजेपी को, क्योंकि अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास कई सारे बयान हैं, कई सारे राजनेताओं के बयान हैं अलग अलग पार्टियों को, जो कि मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति को लेकर यहाँ पर कार्ड खेला है, तो क्या अब बीजेपी को तमाम राजनीतिक पार्टियां इसी बात को लेकर घेर रही हैं? देखिए, तमाम नेताओं में यूपीए गठबंधन के लोग हैं जी, और वैसा कोई नहीं इसमें आपके पुराने साथी भी हैं, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव आज भी भी हैं। वो यूपीए गठबंधन है, कांग्रेस के 4 एमएलए उनको समर्थन दिए हुए हैं वहाँ पे बिहार में। और बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के दिलवाने के नाते वो किसी तरह करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और यूपीए के साथ खड़े हैं आज, इसलिए वो भी यूपीए गठबंधन के लोग हैं। और सबको पता है कि यूपीए इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से निपट रहा है, बिल्कुल साफ हो रहा है। और आज स्थिति है कि बौखलाहट की नजर में ये किसी भी तरह से एन केन प्रकरण करके मोदी जी को रोकना चाहते हैं। लेकिन एक बात बता दूं पूजा जी, देश की जनता जिसको प्यार करती है, देश की जनता जिसको चाहती है और देश में जो जिसको सम्मान देना चाहती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये कांग्रेस के लोग, ये यूपीए के लोग जो चाहे कह ले, जो चाहे कर लें। देश की जनता ने मिजाज बना लिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे और देश की जनता ने यह निर्णय ले लिया है। तो आप 16 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। रवि जी भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी हैं, आपके सामने हम सब लोग आएंगे। नतीजे 16 तारीख को जरूर आएंगे और उसके बाद ही साफ होगा। अभी एक चरण का चुनाव भी बाकी है, लेकिन आज जो ये चर्चा हो रही है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चर्चा एक ऐसे व्यक्ति को लेकर हो रही है जो कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। अशोक जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, उस व्यक्ति को क्या ये शोभा देता है कि वो इस तरीके से जात पात की बात करे, धर्म राजनीति की बात करे? एक जो छवि है उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि नहीं होनी चाहिए, जिस पर सभी को विश्वास हो। अगर वो ऐसी बातें करेगा तो आपको लगता नहीं है कि लोगों का भरोसा डगमगा सकता है? चलिए, एक चुनाव तो निकल गया, लेकिन आने वाले चुनाव में भी लोगों के सामने इस तरह की बातें अगर आएंगी तो क्या लोगों का भरोसा डगमगाएगा नहीं? पूजा जी, आप तुलना कर लीजिए। देखिए, पहली बात तो हमारे पीएम कैंडिडेट की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया पूरे चुनाव में जो किसी को आहत पहुंचाए। लेकिन आप कांग्रेस का देख लीजिए, कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर का दिया हुआ, पार्लियामेंट का दिया हुआ निर्णय को फाड़ते हैं, नॉनसेंस जैसा शब्द यूज करते हैं और वो जाते हैं और कहते हैं नहीं 9 सिलेंडर की जगह 12 सिलेंडर लाए। सुप्रीमो वही है, सरकार खत्म है इस पूरे 5 साल के अंदर में। अभी जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि नहीं सरकार मजबूत होनी चाहिए, संगठन का कोई मतलब नहीं है, आप सुन लीजिए रवि जी, आपसे पूछेंगे तो लोग ये कहते थे नहीं सरकार मजबूत है, संगठन उधर लेके जाएंगे। अब इनके प्रवक्ता ने कहा है कि नहीं सरकार से मजबूत संगठन है। ये स्थितियां अगर कहीं से शुरुआत हुई है, आप देख लीजिए 9 वर्ष। सीधा एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या इस तरह की छवि से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी का ये जो बयान सामने आया है कि बीजेपी विकास की राजनीति नहीं छोड़ेगी, ये कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये लगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर हम अपने पथ से जो है वो भटके हैं, इसीलिए ये बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, ये प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर लास्ट तक और आने वाले समय में भी विकास की बात करेगी और विकास के ऊपर राजनीति करते हैं, विकास के आधार पर हम इनसे करने आए हैं। इसलिए जाति मजहब ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं है, ये कांग्रेस के एजेंडा में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आखिरी रिएक्शन आपका रवि जी, आखिरी रिएक्शन, वक्त की कमी माफ कीजिएगा तो विकास करके दिखाएंगे और 60 महीने में इतना काम करेंगे कि 60 वर्षों में कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए रवि जी, आखिरी रिएक्शन बहुत कम शब्दों में, आपका आखिरी रिएक्शन। पूजा जी, अगर आप अशोक जी की पूरी बात को सुनेंगे और ये मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के पूरे भाषण को देख लीजिए आप। उन्होंने केवल कांग्रेस पार्टी को गाली एक कागज में, दूसरे में सोनिया जी को गाली,
तीसरे में राहुल जी को शहजादा। रवि जी आप चैनल पे हैं, चलिए बात करनी है, माफ कीजिएगा, रवि जी आप चैनल पे यही बताइए कि मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि आखिरी चरण में बस कुछ दिन बचे हैं, आखिरी चरण का चुनाव होना है और तकरीबन एक हफ्ते में ये निष्कर्ष भी आ जाएगा, ये रिजल्ट भी आ जाएगा कि जनता किसे चुनती है। लेकिन फिलहाल अभी ये राजनीति में मुद्दा गरमाया हुआ है, नरेंद्र मोदी की जाति का मुद्दा। देखना होगा कि राजनीतिक पार्टियां इसे किस तरीके से आखिरी राउंड का जो चुनाव बचा हुआ है उसके पहले तक इसे भुना पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का भी जो लगातार 1 घंटे हमारे साथ बने रहते हैं।